अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर 11 का 11.4 टॉपिक करेंगे। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, 11.4 में हम आज नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ेंगे। प्रीवियस 3 टॉपिक्स और उसमें जितनी वर्क एग्जाम्पल्स आई वो मैंने आपको करवा दी। ठीक है, अगर आपको वो देखनी है आप मेरे चैनल को सर्च करें, लेक्चर्स इन चैनल। ठीक है, आपके पास टॉप पे मेरा चैनल आएगा, आप उसमें से जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। ठीक है, उसमें प्रीवियस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, वर्क एग्जाम्पल सब कुछ अवेलेबल है। चलें भाई, बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास मोबाइल में बुक है, मैं आपके लिए यहाँ साइड में बुक का पेज चला दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, नॉइज़ पोल्यूशन में हमारे पास इन आवर डेली लाइफ वी इंजॉय हेयरिंग साउंड ऑफ डिफरेंट। अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहले मैं आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉइज़ पोल्यूशन हमारे पास देखिए, एक होता है प्लेजेंट साउंड, एक होता है अनप्लेजेंट साउंड। एक खुशगवार साउंड होता है जो आप लोग सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, नाच सुनते हैं, ठीक है, कोई भी कवाली सुनते हैं, वो आप मतलब उसको आप इंजॉय करते हैं। ठीक है, और एक होता है अनप्लेजेंट साउंड। अभी 14 अगस्त गई है ना, अभी 14 अगस्त गई, वो सबके पास बाजे हैं, बाजे देखे हैं ना सबने। तो बाजे क्या करते हैं, वो अनप्लेजेंट साउंड पैदा करते हैं, यानी वो खुशगवार साउंड हमारे लिए वो नहीं होता। ठीक है, वो अनप्लेजेंट साउंड होता है। क्यों अनप्लेजेंट साउंड होता है? और म्यूज़िकल साउंड यानी जो गाने वगैरह हैं, नात कवाली, ये सब हमारे लिए म्यूज़िकल साउंड यानी हमें खुशगवार क्यों लगता है और वो ना खुशगवार क्यों लगता है, ये सब हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, वो बाजा, मुझे उम्मीद है बाजा सबने देखा होगा पाकिस्तान में और ख़ासकर कराची में। ठीक है, बाजा सबने देखा होगा और माशाल्लाह बच्चों ने बजाया भी होगा। ठीक है, मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता प्रैक्टिकली। अच्छा देखिए, वो होता क्यों है हमारे पास। सबसे पहले जो है ना, म्यूज़िकल साउंड को पढ़ते हैं। द साउंड दैट आर प्लेजेंट टू आवर एयर आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड। जो साउंड हमें सुनने में खुशगवार लगे, ठीक है, हमें मज़ा आए उसको सुनने में, ठीक है, वो आपके पास क्या है, प्लेजेंट साउंड है। ठीक है, अब देखें ये होता क्यों है आपके पास प्लेजेंट साउंड और अनप्लेजेंट साउंड। वो जो बाजा है वो तो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बाजा क्या है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो हम मतलब कि वो हमारे लिए अनप्लेजेंट क्यों होता है। ठीक है, वो अनप्लेजेंट क्यों होता है, चले मैं आपको ना डायग्रामेटिक तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास एक वही उसी की ना, हम ये आपके पास कोई भी एक पियानो ले लें, ठीक है, या फिर गिटार ले लें। मैं पियानो ले लेता हूँ। पियानो जब भी कोई आपके पास एक्सपीरियंस्ड बंदा इसको रन करेगा ना, यानी बजाएगा ना, एक्सपीरियंस पर्सन, जब कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन इसको रन करेगा ना, तो क्या होगा, आपके पास एक जैसी फ्रीक्वेंसीज बनेंगी। एक जैसी फ्रीक्वेंसीज का बनने से मतलब है कि अच्छा साउंड, एक जैसी फ्रीक्वेंसी जब आपके पास बनेंगी ना, तो आपको अच्छे से अच्छा साउंड सुनाई देगा। ठीक है, एक जैसी फ्रीक्वेंसीज। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इस तरह की आपके पास क्या बनेगी, जब आपको कोई एक्सपर्ट बंदा इसको रन करेगा, इसको चलाएगा, इसको बजाएगा पियानो को, तो आपको एक सेम फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देगी। देखें, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। मुझसे डायग्राम में थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई है, वो अलग बात है, लेकिन आपको सेम फ्रीक्वेंसी पे जो म्यूजिकल साउंड होता है वो क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगी। उसमें फ्रीक्वेंसी आपके पास चेंज होती हुई आपको आगे पीछे होती हुई नहीं नजर आएगी। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना, वो आपके कान में आगे ठक करके लगती है। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, वो अजीब सी आवाज आ गई बीच में से, वो जैसे सिर्फ बाजे को हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ उसमें फूंक दे रहे होते हैं। ठीक है, उसमें लगे हुए होते हैं, हम फूंक देने में लगे हुए होते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, तो वो क्या होता है आपके पास, वो एक इरिटेशन क्रिएट करता है हमारे अंदर। इरिटेशन क्रिएट करने से मतलब है कि हमें जो है ना नॉइजी फील होता है, वो क्या जहालत है ये, इस तरह करके हम जो है ना अल्फाज भी यूज़ कर देते हैं कभी कभी, कि हमें वो पसंद नहीं आता, हमें वो खुशगवार नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसीज नहीं बन रही होती, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल तितर बितर होके बन रही होती है, यानी बिल्कुल कोई अरेंजमेंट नहीं होती, कोई तरतीब नहीं होती। ठीक है, अब देखें, ये तो थी आपके पास म्यूजिक यानी कि प्लीजेंट वाली, ठीक है, यानी खुशगवार की बात थी, प्लीजेंट। ठीक है, ये आपके पास प्लेजेंट साउंड यानी खुशगवार साउंड। अब आते हैं हम दूसरे की तरफ। ये एक अनएक्सपीरियंस्ड बंदा, ठीक है, पियानो ही है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लेकिन ये कौन है, एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ठीक है, ये आपके पास कौन है, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है। अब देखें, ये क्या होगा, ये जब बजाएगा ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल ही अलग अलग आ रही होंगी। ठीक है, देखें बिल्कुल कैसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन,
बिल्कुल ही अलग फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगी जिसकी, ठीक है। देखो यहाँ कुछ और है, फिर यहाँ कुछ और हो गई, फिर इधर कुछ और, फिर इधर चेंज, फिर इधर चेंज, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब इतनी खराब फ्रीक्वेंसी और इतनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपके कानों में लगेगी ठक करके, तो क्या होगा, बार बार लगती रहेगी, तो आपके पास क्या होगा, ये जो आपको बिल्कुल जो है ना अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। अजीब सी से मुराद है आपको इरिटेशन फील होगी, आपको साउंड को सुनने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये आपके लिए क्या साउंड होगी, अनप्लीजेंट साउंड होगी, ठीक है। ये आपके लिए क्या होगी, अनप्लीजेंट साउंड होगी। अब मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, यहाँ आपके पास क्या लिखा हुआ है प्लेयर, यानी कि उसमें म्यूजिकल साउंड में और नॉइज साउंड में, ठीक है। म्यूजिकल साउंड में आपके पास लिखा हुआ है द साउंड दैट आर प्लीजेंट टू आवर एयर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। वो साउंड जो हमारे कानों को, जो हमारी समात को सुनने में खुशगवार लगे, वो क्या है आपके पास, म्यूजिकल साउंड है। उसके बाद नॉइज साउंड क्या है आपके पास, अच्छा इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, वो भी पढ़ते हैं। हाउएवर सम साउंड हैव अनप्लेजेंट इफेक्ट, लेकिन कुछ साउंड्स में क्या होता है, अनप्लेजेंट इफेक्ट होते हैं, यानी नाखुशगवार इफेक्ट्स होते हैं, उसके असरात होते हैं ऑन आवर ईयर्स, हमारे कानों पे, हमारी समात पे। सच एज साउंड ऑफ मोटर व्हीकल्स, जैसे कि मोटर व्हीकल्स साउंड, यानी कि जा रहे होते हैं ना, वो कुछ राइडर्स होते हैं बाइक के सलेंसर निकाले हुए होते हैं, वो उसको रेस दे रहे होते हैं, 14 अगस्त पे उसी की आज़ादी मना रहे होते हैं, हम आज़ाद हैं, ठीक है, वो उसी की आज़ादी मना रहे होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है बस, ये आपके लिए अनप्लेजेंट साउंड होता है, ठीक है। द स्लैमिंग ऑफ अ डोर, डोर को पीटना, ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है, अनप्लेजेंट साउंड है। एंड द साउंड ऑफ मशीनरी, मतलब आपका फैक्ट्री के आसपास जाए ना तो मशीनरी का बहुत कोई बुरा शोर आ रहा होता है, तो वो भी क्या है, नॉइजी साउंड में आता है, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको अगर म्यूजिकल साउंड की एग्जांपल्स दूं, ये तो नॉइज़ की थी, म्यूजिकल साउंड की मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो आपके पास आएंगी रिकॉर्डर, गिटार, वायोलिन, ड्रम, लिखते भी हैं यहाँ पे थोड़ी सी ना प्लेज लेंथ के लिए। रिकॉर्डर से मुराद है आपके पास ना कोई भी आपने सॉन्ग प्ले किया हुआ है, नात प्ले की हुई है, कवाली प्ले की हुई है, ठीक है। रिकॉर्डर, पियानो, वायोलिन, ये सब आपके पास क्या है, और एक फ्रेंच हॉर्न भी होता है। अच्छा, फ्रेंच हॉर्न, ये जो हमारे पास बाजे होते हैं ना, ये फ्रेंच हॉर्न की शेप के होते हैं, ठीक है। फ्रेंच हॉर्न ये अक्सर ना परेड वगैरह में यूज़ होता है, तो फ्रेंच हॉर्न के ये आपके पास ये भी एक म्यूजिकल साउंड का इंस्ट्रूमेंट है। अनप्लीजेंट साउंड में आपके पास नॉइजी साउंड, आपके पास मोटर व्हीकल आ गई, फैक्ट्रीज का साउंड आ गया, ठीक है, डोर स्लैमिंग आ गई, ये सारी आपके पास अनप्लीजेंट। अच्छा, साउंड विच हैज अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइस। शोर वाला साउंड कौन सा है, जो हमारे कानों को, जो हमारी समात को नाखुशगवार लगे, जो हमारे ईयर्स को नाखुशगवार लगे, वो आपके पास क्या है, अनप्लीजेंट साउंड है। अच्छा जी, नॉट correspond to irregular and sudden vibration generated by some sources. Noise pollution has become a significant issues of concern all over the world. अच्छा देखिए, हम यहाँ पे ना लिखा हुआ नॉइज correspond to irregular and sudden vibration, यानी नॉइज किस तरह क्रिएट होता है, इरेगुलर यानी कि बेतरतीबे, और सडन वाइब्रेशन से, यानी ये भी वाइब्रेशन के थ्रू हमें आवाज़ आ रही है, वाइब्रेशन हो रही है तो हमें आवाज़ आ रही है, लेकिन ये जो वाइब्रेशन है ना, ये एक इरेगुलर यानी बेतरतीबी, इरेगुलर और सडन, अचानक वाली, ठीक है, कभी कुछ, ठीक है। पहले एक साउंड बन रहा है, इस तरह से साउंड बन रहा है, फिर साउंड बनता है इस तरह करके, तो ये क्या है, इरेगुलर साउंड है, ठीक है। इरेगुलर साउंड जो आपको करके सुनाई देता है वो क्या होता है, नॉइज होता है, ठीक है। और जो बिल्कुल तरतीब से सीक्वेंस वाइज जो फ्रीक्वेंसीज बन रही होती हैं, वेल एक्सपीरियंस बंदा उसको लेके चल रहा होता है, रन कर रहा होता है, बजा रहा होता है, वो आपको खुशगवार साउंड लगता है, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नॉइज और ये आपके पास प्लेजेंट साउंड और अनप्लेजेंट साउंड, या फिर म्यूजिकल साउंड और नॉइजी साउंड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करते हैं हम। उसमें और कुछ भी है हमारे पास ना, वो हम पढ़ लेते हैं। नॉइज लेवल इन डेसिबल्स, पर्सनल स्टीरियो, वेरी लाउड, 150। अच्छा, इन्होंने ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हुए और उनके आगे इन्होंने वो सब लिखा हुआ है, उनकी मतलब फ्रीक्वेंसीज वगैरह लिखी हुई। रॉक कॉन्सर्ट, साउंड ऑफ ड्रिल मशीन, 3 मीटर्स अवे, बिजी रोड, और नॉर्मल कन्वर्जेशन 60, विस्परिंग 3 शॉल्ड ऑफ बियरिंग। अच्छा, ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको इसमें दी हुई है, सारी साउंड्स है, किस यानी कौन से साउंड का कितनी फ्रीक्वेंसी है, डेसिबल्स में दिया हुआ है इन्होंने आपको, एक यूनिट है डीबी करके, डेसिबल्स लिखा हुआ है डीबी करके, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है, पर्सनल स्टीरियो का दिया हुआ है, वेरी लाउड होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद डैमेज टू हियरिंग, जब आप कभी हैंड फ्री लगाते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को फुल कर देते हैं, तो वो लिखा हुआ आता है दिस नॉइज विल बी डैमेज टू, यानी ना इस तरह करके नोट आता है कि ये आपके लिए डैमेज टू हेयर होगा, इतना आप फुल नॉइज करके सुन रहे हैं। फिर आप उसको ओके कर दें तो वो उसको हटा देते हैं नोट को,
फिर अच्छा इस तरह से रॉक कंसर्ट 110, और उसके बाद साउंड ऑफ ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन होती है ना सुराख करने वाली, दीवार के आर पार जो सुराख करती है, होल करती है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, उसकी आपके पास साउंड होती है 90 dB डेसिबल्स में आता है आपके पास से। अच्छा जी ठीक है, आगे हम चलते हैं। अच्छा एक वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एन इको, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एन इको। मैं सिर्फ इको लिख देता हूँ, ठीक है, इसको माइट भी एको भी पढ़ते हैं शायद, ठीक है, मैंने इको ही सुना है, ठीक है, और इको ही पढ़ा है, लेकिन कहीं कहीं जो है ना मेरे ख्याल में एको भी पढ़ा जाता है। अच्छा इको आपके पास क्या होता है, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इसका दूसरा नाम है। द रिपीटिशन ऑफ द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज इको। रिपीटिशन ऑफ साउंड मतलब कि मेरी आवाज़ आप तक आई, ठीक है, मेरी आवाज़ आप तक आई और फिर वो वहाँ से लगकर, वहाँ से टकरा कर वापस मुझ तक आई, ठीक है, ये क्या है आपके पास, रिपीटिशन ऑफ साउंड, यानी साउंड का रिपीट होना आपके पास क्या होता है, इको होता है। आपने अगर कोई कॉन्सर्ट वगैरह में गए हो ना, किसी भी कॉन्सर्ट वगैरह में, 14 अगस्त का कॉन्सर्ट हो गया, 6 सितंबर कॉन्सर्ट हो गया, या कोई भी और सॉन्ग वगैरह की पार्टी वगैरह हो गई, तो उसमें जो इको जो साउंड वाला होता है ना, वो क्या करता है, सिंगर के हिसाब से वो सारी चीज़ें, सिंगर के हिसाब से, नाथ के हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, उसके पास पूरा एक सिस्टम होता है। उसमें एक चीज़ भी लिखी होती है इको नाम की। इको क्या होती है, वो आवाज़ को इस तरह करके डबलिंग करता है। आवाज़ को डबलिंग करने से मुराद है, जैसे मैंने बोला कि पाकिस्तान, ठीक है, मैंने बोला पाकिस्तान, तो वो क्या होगा, पाकिस्तान 3-4 बार सुनाई देगा, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इस तरह करके, या आपने सुना भी होगा, ठीक है, या कभी अजान हो रही है तो अजान को सुनिएगा, जहाँ अच्छा साउंड सिस्टम होता है ना, वो आपको 2-2 बार सुनाई देता है, अल्लाह अकबर अल्लाह, मतलब ना अच्छा साउंड बनाने के लिए या जहाँ इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, वो साउंड वाला अपने हिसाब से इसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास इको होती है। क्या होती है इको, इको आपके पास ये होती है कि किसी भी साउंड का, ये आपके पास एक स्टूडेंट इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास इन्होंने एक स्टूडेंट बनाया हुआ है, सामने एक आपके पास वॉल है, ठीक है, सामने एक आपके पास, इन्होंने वॉल दी हुई नहीं है, मैंने बनाई है, ये सामने एक आपके पास वॉल है, ये एक चीज़ से जो है ना, किसी चीज़ से साउंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये एक चीज़ से क्या कर रहा है, साउंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इसके हाथ में समथिंग लाइक है, ठीक है, साउंड क्रिएट करता है, साउंड जाती है जाती है जाती है, और क्या होता है, एक वक्त आता है जब वो सामने जो भी चीज़ है उससे, यानी हमारे पास वॉल है, ठीक है, हमारे पास वॉल है, तो इससे क्या कर जाती है, टकरा जाती है, ठीक है। जब ये इससे टकरा जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है, साउंड इसको आर पार करके गुजर तो सकती नहीं है, ठीक है, तो साउंड वापस लग कर आना शुरू हो जाती है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, ठीक है, साउंड इस तरह करके वापस आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, इको का प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इन्होंने इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, इफ वी टेक द स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एयर, द साउंड ट्रेवल्स टू द कंस्ट्रक्शन एंड रीचेस बैक टू द लिसनर ऑन रिफ्लेक्शन आफ्टर 0.1 सेकेंड। अच्छा इन्होंने ना एक कैलकुलेशन करके दी हुई है आपको ना, एक कैलकुलेशन करके किस तरह बताई हुई, इको आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए मैं फिर बता देता हूँ, किसी भी साउंड का लगकर वापस आना, ठीक है, किसी भी साउंड का लगकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाना, वो आपके पास क्या होता है, इको होता है, ठीक है। अच्छा इन्होंने क्या क्या कैलकुलेशन करी हुई है, इफ वी टेक द स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, आप स्पीड ऑफ साउंड यानी v 340 मीटर पर सेकेंड लें, ठीक है, और कितने टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है सर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करना मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, टेम्परेचर इन्होंने आपको दे दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद बोल रहे हैं देन द साउंड ट्रेवल्स टू द ऑब्स्ट्रक्शन एंड रीचेस बैक टू द लिसनर। अच्छा तो क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो साउंड है वो ऑब्स्ट्रक्शन यानी जहाँ मंजिल है वहाँ तक पहुँचेगी, और रीच बैक टू द लिसनर जहाँ जो भी इस आवाज़ को क्रिएट कर रहा है वहाँ उस तक वापस आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, ये टेम्परेचर है, ठीक है, TE लिख देता हूँ, टेम्परेचर है, इस चीज़ को टोटल टाइम कितना लगेगा आपके पास 0.1 सेकेंड लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा 0.1 सेकेंड लगेगा। Hence the total distance covered by the sound from the point of production to the reflecting surface and back should be at least, ठीक है। तो इको आपके पास बेसिकली होता क्या है, किसी भी साउंड का टकरा कर वापस आना, किसी भी साउंड का टकराव और फिर उसका वापस आना आप तक, ठीक है, या जहाँ तक आवाज़ जा रही है यानी जहाँ से आवाज़ क्रिएट की जा रही है, ठीक है। अब इसकी जो है एक वर्क एग्जाम्पल है वो हम करते हैं, और ये टॉपिक हमारे पास
एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास टॉपिक होगा 11.5 डैम्प्ड ऑस्किलेशन बाय मिस्टेक, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का टॉपिक है आपके पास, अच्छा टॉपिक है, मतलब इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। अच्छा जी, वर्क एग्जाम्पल है हमारे पास 3, वर्क एग्जाम्पल हमारे पास 3 है। अच्छा, मैं पेज साइड में आपके पास चलाऊंगा, ठीक है। आप जो है ना सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ जो है क्या कराऊंगा, गिवन डाटा टू फाइंड और सॉल्यूशन, मतलब सारा काम यहीं पे करना है, बस मैं क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, ठीक है। गिवन डाटा, गिवन डाटा भाई इन्होंने बोला भाई, अच्छा ये इको का न्यूमेरिकल है, इको जो अभी हम पढ़ के आए ना उसी का न्यूमेरिकल है। अब बॉय क्लैप्ड हिज हैंड, डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे ना एक छोटी सी। अब बॉय क्लैप्ड हिज हैंड, इसने क्या किया, ताली बजाई, ठीक है। इसने ताली बजाई नियर अ वॉल, वॉल के करीब, ठीक है। ये आपके पास वॉल है, ठीक है। अब बॉय क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ वॉल, वॉल के करीब क्या हुआ, इसने क्लैप किया अपने हाथ को, एंड हेयर्ड द इको आफ्टर 1.6 सेकेंड, और इसने ये आवाज़ कब सुनी, यानी इसने क्लैप किया, साउंड चल के गई और फिर साउंड इसका क्या हो गई, वापस आ गई, तो ये क्या हो गया, इको हो गया। और ये इको की आवाज़ इसने कितनी देर में सुनी, टाइम कितना लगा, 1.6 सेकेंड, ठीक है। 1.6 सेकेंड टाइम लगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय। अब वो पूछ क्या रहे हैं, देखिए आपसे बात को समझिएगा, पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय, बॉय का डिस्टेंस वॉल तक कितना है, ठीक है। एस से शो कर देते हैं, बॉय से लेकर वॉल का डिस्टेंस आपके पास कितना है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। वो आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितना, इतने टाइम में 1.6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, दोनों अलग अलग बात है। देखें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ध्यान से इसको समझें। उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि आप 1.6 सेकंड का टाइम कैलकुलेट करके बताएं, उन्होंने आपको बोला है कि बॉय से लेकर वॉल तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताएं, ठीक है। और टाइम आपको कहां से कहां तक का दिया हुआ है, टाइम आपको पूरा दिया हुआ है कि वॉइस लगकर गई और वॉइस लगकर आई। हमने सिर्फ एक सिंगल डिस्टेंस पता करना है, लेकिन टाइम आपको डबल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, टाइम आपको मिल गया 1.6 सेकंड, ठीक है। पता आपको चल गया, आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है डिस्टेंस, ठीक है। डी से शो करें या एस से शो करें, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता करना है, सॉल्यूशन, और एक और चीज़ दी हुई है गिवन डाटा में, वो भी पढ़ देते हैं। कैलकुलेट इफ द स्पीड ऑफ साउंड v इज टेकन एज 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड यानी कि जो v है वो हमने कितनी ले ली, 340 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बुक में आपको इस तरह करके लिखा हुआ होता है मीटर और सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये इन्होंने मतलब कि, और मैं मीटर पर सेकंड लिखता हूँ, तो इसमें फ़र्क क्या है, देखें ये लिखा हुआ है ms, ये लिखा हुआ है आपके पास। अब जब मैं इसको नीचे डिवाइड में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह मैं इसको ऐसे करके लिखता हूँ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे भी लिखें, कोई इशू नहीं है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, और ये भी करेक्ट है। अच्छा जी, अब हमने क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस के लिए अलग से तो कोई लगेगा नहीं, v इज इक्वल्स टू ऐसा अपॉन t होता है, इसी को हमने अरेंज करना है। हमने डिस्टेंस पता करना है, अलग कर देंगे, ठीक है। और v अलहदा, सॉरी t इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, v के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं भाई s इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 340, टाइम हमारे पास कितना है 1.6, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर नहीं आएगा। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये देख लेते हैं, 544 मीटर, ठीक है। अब देखें आंसर क्यों नहीं आ रहा आपके पास, ये आंसर, मैं इसको क्यों नहीं बोल रहा कि ये आंसर नहीं है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि क्योंकि हमें ये जो आपके पास डिस्टेंस आया है ना, ये डिस्टेंस आया है ये वाला, कि यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि डबल डिस्टेंस आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस आ गया है आपके पास। और हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि सिर्फ बॉय से लेके वॉल तक का डिस्टेंस पता करो। तो हम टाइम भी कितना लेंगे, सिर्फ यहाँ तक का लेंगे। तो हमने, अगर आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 1.6 सेकेंड को यहीं पर हाफ कर दें, ठीक है। 1.6 को 2 से डिवाइड कर दें, हाफ करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 1.6 को यहीं पे हाफ कर दें और फिर पूरा अपना सॉल्यूशन कर लें। 1.6 की जगह जो आपने हाफ किया हुआ है वो लिखें, ठीक है। आपके पास ये जो आंसर आएगा इसको, इसी को आंसर मानेंगे, ठीक है। लेकिन 1.6 को यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपके पास टोटल दिया हुआ है, लेकिन हमने सिर्फ सिंगल डिस्टेंस काउंट करना है। तो अब जो हमारे पास डिस्टेंस आया, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। आप दोनों तरीके से करके देख सकते हैं, ठीक है। s इज इक्वल्स टू 544 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 272, ठीक है, मीटर। तो ये आपके पास क्या डिस्टेंस आया है, ये है आपके पास द डिस्टेंस
फ्रॉम बॉय टू वॉल। ठीक है, बॉय से लेके वॉल तक का आपके पास क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, अच्छा बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, जो कि कंप्लीट हो चुका है नॉइज पोल्यूशन का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।